Hello everyone, in this video lecture we will discuss the next topic from your chapter carbon and its compound, that is structure of diamond and graphite and uses of diamond and graphite. After that we will discuss the next electron of carbon, that is Buckminster fluorine. तो स्टूडेंट ये सारे टॉपिक इस वीडियो लेक्चर में हमको डिस्कस करना है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था पिछली वीडियो लेक्चर में, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। So the first question which comes in our mind, that what is the basic difference? Yeah, how can you say that why graphite conduct electricity but diamond does not conduct electricity? तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि from the discussion of the properties of graphite and diamond, they have entirely different physical property. आपने देखा कि डायमंड और ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट थी। फॉर एग्जांपल, diamond is extremely hard substance but graphite is a soft substance. Diamond does not conduct electricity but graphite conduct electricity. ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट होती है। अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड दोनों की सेम होती है, बिकॉज बोथ सब्सटेंस मेड अप ऑफ कार्बन एटम ओनली। तो दोनों को अगर हम लोग बर्न किया, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था कि जैसे ही आपने कार्बन को बर्न किया था या डायमंड को बर्न किया था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दोनों कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो इनकी इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, पूरी तरीके से डिफरेंट होती है। ऐसा क्यों होता है? तो उसका जो रीजन है इनके स्ट्रक्चर से पता चलता है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि the difference in the properties between diamond and graphite due to the arrangement of carbon atom in them, उनमें जो कार्बन का अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर में डायमंड और ग्रेफाइट का जब हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो उसमें जो कार्बन का अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। कार्बन के अरेंजमेंट की वजह से ही एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, दूसरा नहीं करता है। उस चीज को हम लोग स्ट्रक्चर से देखते हैं। तो हम लोग डायमंड का पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ये डायमंड का स्ट्रक्चर हो गया। तो अब उसके बाद यहीं पे हम लोग ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस तरीके से ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है ये और ये सब क्या है? ये सब कार्बन एटम है। ये सभी का क्या है? कार्बन एटम। तो इसमें कार्बन का अरेंजमेंट इस टाइप का है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और इसमें कार्बन का अरेंजमेंट क्या है? ये सब कार्बन एटम है, इसमें कार्बन का अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से, डिफरेंट कार्बन एटम की अरेंजमेंट की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। और ये भी रीजन यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि क्या वजह है कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ग्रेफाइट करता है। तो ये पॉइंट आपको पता है कि ये सब अगर कार्बन एटम है तो आप जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 होता है। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। ये देखो, ये वाला कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो ये कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। एक पॉइंट नोट करना कि जितने भी बॉन्ड बनते हैं उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। यही डिसाइड करता है कि कितना बॉन्ड बनेगा, कितना बॉन्ड नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आप देखोगे कि ये वाला कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है। देखो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 1 2
3 and 4, ये 4 बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, मतलब 4 के 4 इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है। अगर इस कार्बन एटम की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारे कार्बन एटम क्या है, ये सारे कार्बन एटम 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे ये वाला भी कार्बन क्या है 1 2 3 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ऐसे ही अगर इस कार्बन एटम की बात करते हैं तो ये भी 1 2 3 एंड 4, ये 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इस तरीके से इसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर जा रहे हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। पर हम अगर ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं ग्रेफाइट में, तो ग्रेफाइट में देखो कि ये जो कार्बन एटम है ये 1 2 3 बॉन्ड से इसमें बने हुए, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट किया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन जो देखो इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है कि कार्बन ये जो है तो 4 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट किया हुआ है, कंटेन किया हुआ है, तो इसमें 4 नहीं 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये फ्री बचता है, इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। देखो जब भी बात आएगी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या कौन सी चीजें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, या तो आयन का फॉर्म होगा, और ये दोनों में कार्बन है, कार्बन कभी आयनाइज नहीं होता, वो आयन के फॉर्म में नहीं आता है। आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में ही पढ़ा कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड ओनली, कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, कभी वो आयनाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे तो आयन की बात ही नहीं होगी। अब आती है फ्री इलेक्ट्रॉन की बात, तो स्ट्रक्चर से ये कंफर्म हो रहा है कि ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच रहा है। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ही ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बट डायमंड का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है कि उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, जिसकी वजह से डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो यही रीजन है कि डायमंड in the absence of free electron, diamond does not conduct electricity, but in the presence of free electron in graphite, so graphite conduct electricity. ऐसा क्यों? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और इनके स्ट्रक्चर की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। अभी हम लोग बात इसमें करते हैं यूजेस की, यूजेस ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। इनके क्या क्या यूज होते हैं वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है इसमें आप देख सकते हैं यूजेस ऑफ डायमंड। डायमंड का यूज कहाँ पे किया जाता है, ये चीज यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, इन पॉइंट को आप लोग लर्न कर लीजिएगा। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि बिकॉज ऑफ द हार्डनेस, आप जानते हैं कि डायमंड बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है, जितने भी नेचुरल सब्सटेंस नोन है उसमें हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है डायमंड। तो बिकॉज ऑफ हार्डनेस डायमंड आर यूज फॉर कटिंग ग्लास, ग्लास कटर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है कि डायमंड आर यूज फॉर कटिंग ग्लास, फॉर ड्रिलिंग रॉक्स, रॉक्स में ड्रिल करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे भी डायमंड यूज होता है। इसके अलावा डायमंड, शार्प एज डायमंड आर यूज्ड एज अ टूल, एज अ टूल भी इसको यूज करते हैं बाय आई सर्जन। आई सर्जन इसको एज अ टूल यूज करते हैं, क्या काय के लिए, टू रिमूव कैटरेक्ट फ्रॉम आई, आई से कैटरेक्ट को रिमूव करने के लिए विद अ ग्रेट प्रिसीजन। ठीक है, इसको बहुत ही प्रिसाइज प्रिसीजन से, बहुत ही अच्छे से क्या करते हैं, इस टूल का इस्तेमाल आई सर्जन करते हैं आई से कैटरेक्ट को रिमूव करने के लिए। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप जानते ही हैं कि डायमंड आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी के बनाने में भी डायमंड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे गए, इन सारे इन पॉइंट्स को आप लोग लिख लीजिएगा और ऐसे ही लर्न कर लीजिएगा। ज्यादा पॉइंट है नहीं, बस 3 पॉइंट ही मैंने लिखे हैं, आप चाहे तो और भी इसको लर्न कर सकते हैं क्योंकि डायमंड के बहुत सारे यूज होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का यूज कहाँ में किया जाता है, तो कुछ पॉइंट यहाँ पे ग्रेफाइट के यूज के बारे में भी लिखे गए हैं, वो आप नोट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा गया है कि बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने पढ़ा कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ग्रेफाइट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन, वन फ्री इलेक्ट्रॉन। गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होने की वजह से ग्रेफाइट को हम लोग यूज करते हैं। ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड फॉर ड्राई सेल। जो ड्राई सेल होता है, आप जो सेल ब्रेक करते हैं ना, तो जो
आपको रॉड दिखती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। तो ग्रेफाइट का ही हम इलेक्ट्रोड फॉर्म करते हैं। तो इलेक्ट्रोड बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। जो ड्राई सेल में इलेक्ट्रोड बना होता है वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। सेकेंड पॉइंट आप जानते हैं कि ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द कोर ऑफ द लेड पेंसिल। पेंसिल की जो लीड होती है वो भी ग्रेफाइट की होती है। तो ये भी एक पॉइंट है। एंड थर्ड पॉइंट जो है आपने पढ़ा भी कि ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट सब्सटेंस। तो ड्यू टू इट्स सॉफ्टनेस अगर हम पाउडर ग्रेफाइट यूज करें तो पाउडर ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। एज अ लुब्रिकेंट इसको यूज करते हैं फॉर द फास्ट मूविंग पार्ट ऑफ मशीनरी। मशीनरी के पार्ट को फास्ट मूव कराने के लिए एज अ लुब्रिकेंट हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कुछ यूज हो गए ग्रेफाइट के, इसको ऐसे ही लर्न कर लीजिएगा। और इसमें और भी पॉइंट आप लिख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे गए तो एटलीस्ट इतने पॉइंट तो आप लर्न ही करिए। टू कॉमन इलेक्ट्रोड हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। द थर्ड इलेक्ट्रोड ऑफ कार्बन इज अ बकमिस्टर फ्लोरीन। तो बकमिस्टर फ्लोरीन क्या होता है कि आप इसमें ऐसा नोट कर सकते हैं कि इट इज एन इलेक्ट्रोड ऑफ कार्बन containing cluster of 60 carbon atom of 60 carbon atom joined together to form a spherical molecule। तो बकमिस्टर फ्लोरीन क्या होता है कि ये कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है जिसमें 60 कार्बन ज्वाइन होते हैं और 60 कार्बन ज्वाइन होकर के क्लस्टर फॉर्म करते हैं, एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और बकमिस्टर फ्लोरीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C60। तो आप इसमें ये भी पॉइंट नोट कर सकते हैं, द फॉर्मूला ऑफ बकमिस्टर फ्लोरीन इज C60। मतलब इसमें टोटल 60 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। एक बार आप फिर से इसको सुनिए कि बकमिस्टर फ्लोरीन कार्बन का एक इलेक्ट्रोड होता है जिसमें टोटल 60 कार्बन आपस में लिंक होकर के एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, क्लस्टर फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो बकमिस्टर फ्लोरीन का फॉर्मूला आप याद रखिएगा C60। अच्छा, इसका नाम थोड़ा सा लेंदी है और इंटरेस्टिंग है। तो ये जो इसका नाम पड़ा है वो एक अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर के नाम पे पड़ा है। इतना देखो, बकमिस्टर फुलर यहाँ तक। ठीक है, अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिस्टर फ्लोर के नाम पर इस कार्बन के इलेक्ट्रोड का नाम बकमिस्टर फ्लोरीन पड़ा है जिसमें 60 कार्बन ज्वाइन होते हैं और एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। उसी को हम लोग बकमिस्टर फ्लोरीन बोलते हैं। तो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर तो आप जानते ही हैं कि फुटबॉल में पेंटागोनल और हेक्सागोनल शेप होता है। तो उसी तरीके से बकमिस्टर फ्लोरीन में भी पेंटागोनल है, हेक्सागोनल शेप होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि टोटल इसमें जो हेक्सागोनल शेप होता है, हेक्सागोनल रिंग जो होती है वो होती है 20 एंड पेंटागोनल जो रिंग होती है वो होती है 12। ठीक है, मतलब हेक्सागोनल मींस इस तरीके से जो रहेगा वो 20 रहेगा और 12 पेंटागोनल, और ये 12 पेंटागोनल होते हैं, ये आपस में लिंक होते हैं। बहुत से बच्चे सोचते होंगे कि 20 हेक्सागोनल मतलब 20 into 60 और फिर 12 into 5 तो बहुत सारे कार्बन एटम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दोनों जब लिंक होंगे ना तो उसमें ज्यादातर कार्बन कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, और तो फाइनली आपका मिलेगा
टोटल 60 कार्बन। तो 60 कार्बन में आप याद रखिएगा कि 20 हेक्सागोनल रिंग होता है और 12 पेंटागोनल रिंग होता है। तो ये हो गया थर्ड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कि इसमें 60 कार्बन ज्वाइन होते हैं और एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। इसका नाम अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर के नाम से पड़ा है, जिसमें 20 हेक्सागोनल रिंग होता है और 12 पेंटागोनल रिंग होता है। At a room temperature, Buckminster fluorine is a solid, black solid. तो आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं कि at a room temperature, Buckminster fluorine is black सॉलिड। ये ब्लैक सॉलिड होता है एट अ रूम टेम्परेचर। तो बकमिस्टर फ्लोरीन के बारे में एटलीस्ट इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखो आपने अभी जस्ट पढ़ा कि डायमंड इज अ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट सब्सटेंस, बट बकमिस्टर फ्लोरीन इज नाइदर वेरी हार्ड नॉर सॉफ्ट। ये तो ना बहुत ज्यादा हार्ड होता है ना सॉफ्ट ही होता है। डायमंड हार्ड, ग्रेफाइट सॉफ्ट, और ये ना तो ज्यादा हार्ड होगा और ना सॉफ्ट होगा। तो ये थर्ड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन बकमिस्टर फ्लोरीन यहीं पे कंप्लीट होता है। तो हम लोगों ने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कंप्लीट कर लिया और उनके यूजेस पढ़ लिए। इसका यूज तो है नहीं अभी सिलेबस में, तो बस इतने ही पॉइंट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।